ओके, तो अब हम बात करते हैं कि आपने एमबीबीएस करने के बाद आपने हाउस जॉब कर लिया है, अब आपने क्या करना है आगे। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, दो पाथवेज़ हैं। या तो आपने अपने मुल्क में रहना है, यानी पाकिस्तान में रहकर आपने एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना है, या फिर आपने बाहर के मुल्क जाना है। ठीक है, अगर तो आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं हैं, तो आप आराम से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, बाहर जाने के लिए आपके जो मेजर दो पाथवेज़ हैं, उसमें एक तो आता है यूएसएमएलई। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, और इस एग्ज़ाम में ज़ाहिरी बात है आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन एक दफ़ा जब आप ये सारे एग्ज़ाम्स मतलब सारा प्रोसीजर इसका क्लियर करके जब आप यूएसए में चले जाते हैं और वहाँ पर एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी अमाउंट मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है। पाकिस्तान से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा सैलरी होती है। ठीक है, लेकिन ये जो यूएसएमएलई है, इसको करने के लिए सबसे पहले तो एमबीबीएस के दौरान आप इसका स्टेप 1 दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 भी होता है, स्टेप 3 भी होता है, और फर्दर इसके बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो अगर आपके यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में सीनियर्स होंगे यकीनन ऐसे जो यूएसएमएलई को परसू कर रहे हैं या जो यूएसएमएलई कर चुके हैं, तो आप ज़रूर उनके पास जाएं और उनसे गाइडलाइंस लें कि आपने उसके लिए किस तरह से पढ़ना है और आपने किस तरह से सारा प्रोसीजर है। ठीक है, अगर आप ये पाथवे परसू करना चाहते हैं। सेकंड नंबर पर आता है प्लैब का पाथवे। प्लैब का जो एग्ज़ाम है, जैसे यूएसएमएलई का एग्ज़ाम आप ड्यूरिंग एमबीबीएस स्टेप 1 उसका दे सकते हैं, लेकिन प्लैब जो है ना, उसके लिए आपने एमबीबीएस कर लिया है, उसके बाद ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और प्लैब का जो एग्ज़ाम है ना, ये यूके जाने के लिए होता है, यानी अगर आप यूके में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको प्लैब का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और इसका भी एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक लंबा प्रोसीजर होता है यूएसएमएलई की तरह। और फिर जाकर आपको यूके में एज अ डॉक्टर आपको लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर तो आप इस पाथवे को परसू करना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू यूएसएमएलई, ये पाथवे थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी इसके लिए भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। लेकिन तो आपने क्या करना है, अपने कॉलेज में जो सीनियर्स होंगे आपके, यकीनन जिन्होंने हाउस जॉब कर ली होगी, वो यकीनन कोई ना कोई इस पाथवे को परसू कर रहा होगा, तो उनसे आप कांटेक्ट में रहें और उनसे आपने पूरी सब कुछ पूछना है कि किस तरह से आपने इस पाथवे को परसू करना है। ठीक है, उसके बाद आता है, अगर आप पाकिस्तान में रहकर एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास क्या पाथवे है। फिर आपने करना है, आपने देना होगा हाउस जॉब के बाद, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आजकल एटलीस्ट पाकिस्तान में एक एमबीबीएस डॉक्टर की इतनी वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं एमबीबीएस करने के बाद एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहते हैं और एक ख़ास स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हाउस जॉब करने के बाद आपको एफसीपीएस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, अब एफसीपीएस का एग्ज़ाम किस तरह से होगा कि साल में 4 दफ़ा आपका एफसीपीएस का एग्ज़ाम होता है, तो आप इसको साल में 4 दफ़ा दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपका फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एफसीपीएस का जो है वो पार्ट 1 का एग्ज़ाम आपको हाउस जॉब के बाद देना पड़ेगा। अब एफसीपीएस के एग्ज़ाम में आपने किस तरह से करना होता है कि आपने जो 5 साल का पूरा एमबीबीएस में पढ़ा होता है, उसी के में से आपका सिलेबस होता है एफसीपीएस का। ठीक है, और ये जो है ना वो सिलेबस आपको बता दिया जाता है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी होती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने एमबीबीएस में आने से पहले एमडी कैट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी आपके इसी तरह से आपको सिलेबस दे दिया जाता था और आप फिर तैयारी करते थे और फिर आप एग्ज़ाम देते थे। एफसीपीएस का एग्ज़ाम भी इसी तरह से। हाउस जॉब करने के बाद आपने क्या करना होगा, इसी एमबीबीएस के ही सिलेबस में से आपको कुछ टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना होगा और फिर आपने एफसीपीएस पार्ट 1 का एग्ज़ाम देना होगा। पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने के बाद बिल्कुल जैसे एमडी कैट देने के बाद आपका एक मेरिट बनता था, इसी तरह से आपका मेरिट बनेगा। उस मेरिट में आपके एमबीबीएस के 5 साल के मार्क्स भी इंक्लूडेड होंगे, आपके मैट्रिक एफएससी के मार्क्स भी इंक्लूडेड होंगे और आपने जो पार्ट 1 पास किया है इसके मार्क्स भी इंक्लूडेड होंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रही थी कि वो स्टूडेंट्स जो ये समझते हैं कि एमबीबीएस को सिर्फ पास करना ज़रूरी है,
ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने अच्छे नंबर भी लेने हैं ताकि आपका आगे मेरिट अच्छा बन सके। उसके बाद आपका मेरिट बनता है और जिस भी हॉस्पिटल का आपका मेरिट बनता है उस हॉस्पिटल में आपको ट्रेनिंग दी जाती है अगले 4 से 5 साल के लिए, ठीक है। और वो ये आपकी स्पेशलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग 4 साल की होगी या 5 साल की होगी। तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग जब आप हॉस्पिटल में किसी में भी हॉस्पिटल में करते हैं तो साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, ठीक है। और वो स्टाइपेंड जो है वो आजकल तो 1 लाख के करीब है, ठीक है। वो बढ़ता भी रहता है। तो इस अभी जो फ़िलहाल जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आई थिंक 1 लाख तक स्टाइपेंड है। तो यानी आप 4 साल तक ट्रेनिंग भी करते रहते हैं उस हॉस्पिटल में और आपको स्टाइपेंड भी मिलता रहता है। तो इसके दौरान आपने एक और एग्ज़ाम देना होता है। जब आपकी 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है फिर आपने FCPS पार्ट 2 का एग्ज़ाम देना होता है और फिर आप एक कंसल्टेंट डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग भी बहुत अवेयर हो गए हैं और उनको पता है कि उन्होंने खाली MBBS डॉक्टर के पास नहीं जाना, उनको कंसल्टेंट चाहिए, ठीक है। कोई भी आपने स्पेशलिटी चूज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन का अगर किसी को इशू है तो वो खाली MBBS डॉक्टर के पास नहीं आएगा, वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, ठीक है। किसी को अगर स्टमक का इशू है तो वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा, वो खाली MBBS डॉक्टर को प्रेफर नहीं करेंगे। तो लोगों में भी आजकल बहुत अवेयरनेस आ गई है, तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग अभी से ही अपना पाथवे जो है ना वो क्लियर कर लें कि आपने MBBS के बाद कौन सा पाथवे चूज़ करना है। आई होप कि ख़ासतौर पर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि MBBS करने के बाद आपने आगे क्या करियर परस्यू करने हैं। जो स्टूडेंट्स 4th ईयर फाइनल ईयर में हैं उनको तो ख़ास तौर पर अपने करियर्स जो है ना वो अभी से चूज़ कर लेने चाहिए। अगर आप USMLE परस्यू करना चाहते हैं अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। प्लैब करना चाहते हैं तो भी आपके माइंड में होना चाहिए, अभी से उसकी गाइडलाइंस लेना स्टार्ट कर दें। और अगर आपने यहीं इसी कंट्री में रहकर FCPS करना है तो उसकी भी आपको अभी से गाइडलाइंस लेना स्टार्ट कर दें। अपने सीनियर्स से बात करें, उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनसे पूछें कि उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए इसके लिए। और मतलब अगर आप लोग गाइडलाइंस लेंगे तो आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर बन जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने किस किस तरह से अपने करियर की तरफ जाना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि MBBS में आपने पढ़ना किस तरह से है और आपने आगे जाके अपना करियर कौन सा चूज़ करना है। अगर अभी भी आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपने फर्दर MBBS की गाइडलाइंस लेनी है और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए आपको तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।